अब का जो टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली जो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री थी, पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री अपनी बंगाल में सेटअप की थी, और वो भी हुगली रिवर के पास में। और कौन सी ईयर में सेटअप की थी? 1651 में। अब देखो इस चैप्टर में कुछ सिलेक्टिव डेट्स ही है, वो आपको याद रखना है, कुछ सेंचुरीज है वो आपको याद रखना है कि कौन से सेंचुरी में, मिड में हुआ था, एंड में हुआ था, स्टार्टिंग में हुआ था, बिकॉज ये बहुत ही आपको प्रिसाइज नॉलेज दे देगा। क्योंकि इस पीरियड के अराउंड, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पीरियड और टाइम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये चीज आप याद रखना। तो उन्होंने क्या किया, सून द ट्रेड एक्सपांडेड एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू सेटल नियर द फैक्ट्री। इनकी ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी थोड़ी सी आगे बढ़ने लगी। इन्होंने सोचा अच्छा फैक्ट्री तो शुरू कर दी, हम अपने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को भी ना यहीं सेटल होने बोल देते हैं। क्योंकि क्या होगा कि अब जब वो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जब वो एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसके लिए उनको क्या है, एक प्लानिंग चाहिए कि लोग चाहिए जो ये काम कंडक्ट कर सके। अब वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स खुद तो कुछ ज्यादा काम करते नहीं थे, उनके अंडर में क्या होते थे, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स। तो जो बहुत सारे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स होते थे, मतलब दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स खुद ट्रेडर्स थे, लेकिन बहुत सारे लोग थे उनके पास। अब वो बहुत सारे लोग क्या करते थे, कुछ ऑफिसेज में बैठते थे, कुछ लोग कुछ वॉर हाउसेज में बैठते थे ताकि वो सामान की रक्षा कर सके। फिर एक्सपोर्ट करवाना हो तो कुछ लोग जो है शिपिंग में इन्वॉल्व थे। तो बहुत सारे उनके पास लोग थे, और यही उनकी क्या एक स्ट्रेंथ थी। क्योंकि देखो जब बहुत सारे काम होते हैं और जब तुम्हारे पास बहुत सारे लोग होते हैं तो काम थोड़ा क्या है, स्मूथली हो जाता है। और उनका जो काम था एक्सपोर्ट का वो फिर उनका बहुत अच्छे से चलने लग गया था। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स द ब्रिटिशर्स परसुएडेड देम टू सेटल नियर द फैक्ट्री, द फैक्ट्री विच वाज नियर द हुगली रिवर in Bengal in the year 1651. Hooghly, it was the base from which the company's traders known at that time as factors operated. हुगली उनका एक बेस हो गया था जहां उनकी फैक्ट्री थी, और वहीं पे उनके जो फैक्टर्स होते थे, मतलब जो ट्रेडर्स थे उनको फैक्टर्स कहा जाता था, वो ऑपरेट करते थे। मतलब फैक्ट्री में फैक्टर्स ऑपरेट करते थे। कहाँ थी वो रिवर? हुगली रिवर के पास में उनकी फैक्ट्री थी। ठीक है, द कंपनी हैड वॉर हाउस where goods for export was stored and it had offices where company officials set. अब यहाँ पे इनकी strategy starting से it was very on peak. They had warehouses, they had offices. तो ऑफिस का जो कल्चर है, हैव यू एवर सीन कि हम जब रूलर्स का पढ़ रहे हैं, सॉरी हैव यू एवर रेड कि जब हम रूलर्स का पढ़ रहे हैं और किंग्स का पढ़ रहे हैं, उनके ऑफिसेज है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज है, उनके रिकॉर्ड रूम्स है, ऐसा नहीं। ब्रिटिशर्स बॉट द कल्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दे वर द वंस जो ऑफिसेज का कल्चर लेके आए थे, रिकॉर्ड रूम्स होने चाहिए उसका कल्चर लेके आए थे, और साथ ही में उनकी बहुत सी चीजें थी, लाइक आर्काइव्स वाली जो चीज थी, क्योंकि किंग्स के टाइम पे देयर वाज नथिंग सच एज कॉल्ड एज रिकॉर्ड रूम्स। वो ऐसा किंग्स के टाइम पे नहीं था। सो ये चीज आप याद रखना कि जब उनकी फैक्ट्री के रिलेटेड एक वॉर हाउस वाली चीज याद रखना, फैक्टर वाली चीज याद रखना, एक्सपोर्ट वाली याद रखना, और क्या था, ऑफिस वाली चीज याद रखना। ये कुछ चीजें आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती है। बाय 1696, तो यहाँ पे है 1651 और यहाँ पे आता है 1696 के टाइम पे क्या हुआ था, इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। ठीक है, जहां वो रह रहे थे उसके अराउंड उन्होंने एक फोर्ट बनाना शुरू कर दिया। अब वो क्यों बनाया होगा आगे देखते हैं। ठीक है, 2 years later, that is 1699 के अराउंड, it bribed मुगल ऑफिशियल्स into giving the company जमींदारी राइट्स ओवर 3 villages। अब क्या हुआ कि 1696 के टाइम पे इन्होंने, जहां वो रहते थे वो रिवर के पास, उस सेटलमेंट के अराउंड इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। इन्होंने फोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे। और ये फोर्ट वाला वर्ड, फोर्टिफिकेशन वाला वर्ड हमने पहले कहाँ देखा था कि जब डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी जब एक साथ, जब ये ट्रेडर्स अक्यूमुलेट हो रहे थे, तो ये लोग क्या करते थे, अपने सी पोस्ट के अराउंड पे फोर्ट्स लगाते थे। वो क्यों लगाते थे? क्योंकि इनको खतरा होता था कि भाई जो हमारी राइवल कंपनी है वो हम पे अटैक ना कर दे। तो ये इन्होंने क्या सोचा कि अपने सेटलमेंट के आगे फोर्ट लगा दे, क्योंकि इनको एक पहले से सिक्योरिटी चाहिए थी, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का काम करते थे। और साथ ही में 2 सालों के अंदर अंदर, मतलब बाय 2 years और 2 सालों के बाद तक इन्होंने क्या किया, मुगल ऑफिशियल को ब्राइब किया, मतलब रिश्वत दी। और किस चीज की रिश्वत दी? क्योंकि इनको जमींदारी राइट चाहिए थे। कहाँ के जमींदारी राइट चाहिए थे? उस टाइम के कुछ 3 विलेजेस के जमींदारी राइट चाहिए थे, जिसमें एक है कालीकत्ता, जिसे हम बोलते हैं कैलकत्ता, और कोलकाता।
तो इनको क्यों जमींदारी राइट्स चाहिए थे? ऑब्वियस सी बात है, उनके क्या पर्पस था, उनका ट्रेड का पर्पस था। ट्रेड कहाँ करेंगे, फैक्ट्री सेटअप होगी उसी के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं ना, तो इनको अपना ट्रेड एक्सपांड करना था। ट्रेड के साथ साथ क्योंकि वो अपने मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को बोलते थे कि तुम यहीं रहो हमारे पास, हमारे सेटलमेंट के आसपास, ताकि उनको और प्रॉफिट हो और ताकि वो अपना काम और अच्छे से कंडक्ट कर पाए, तो उनको लैंड एक्वायर करनी थी, उनको लैंड की जरूरत थी। तो क्या करते थे, मुगल ऑफिशियल्स को ब्राइब करते थे। ये 2 सालों के अंदर अंदर हुआ। ध्यान रखिए, पहले की डेट है 1651 में उन्होंने अपनी सेटअप करी फैक्ट्री। 1696 तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फोर्ट बनाया और अब इनका विचार था कि हमें जो है कुछ 3 विलेजेस के ओवर हमारे जमींदारी राइट चाहिए, मतलब कि ये जमीन हमारी है, ये हमें मिली है, तो हम यहाँ अपना काम कर सकते हैं। तो ये उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर किया, या 2 साल में इन्होंने अपना ये जो है एक प्रस्ताव रखा किसके सामने, मुगल ऑफिशियल के सामने, कि भाई देखो मतलब ब्राइब करके बोला कि हमें जो है इन 3 विलेजेस की जमींदारी राइट दे दो, जिसमें से एक था कैलकट्टा, जिससे पहले कालीकता बोलते थे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो फोर्ट्स बिल्ड करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का ये प्लान था कि चलो भाई अब जमींदारी राइट्स एक्वायर करते हैं मुगल रूलर से। लेकिन जमींदारी राइट्स क्यों एक्वायर करेगा कोई? सबसे पहले मैंने आपको एक रीजन इसका ये बताया कि ब्रिटिशर्स ने इसके बारे में इसलिए सोचा क्योंकि उनको एक लैंड मिल जाती है अपना ट्रेड एक्सपांड करने के लिए, और साथ ही में जब आपको एक जमींदारी राइट मिलता है ना एक जगह का, तो इसका मतलब आप उस जगह का टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको जगह का टैक्स मिल रहा है, आपको जमीन के राइट्स मिल रहे हैं, तो वहां पे रहने वाले लोगों का जो टैक्स होगा कलेक्ट करने का ड्यूटी, वो भी आपको मिल रही है, और वो जो पैसे हैं वो उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स को और मुनाफा होगा, उनको पैसे मिल जाएंगे और साथ ही में उनको लैंड मिल जाएगी। तो ये है ना ब्रिटिशर्स चाहते थे, तो इसके चक्कर में वो मुगल रूलर को ब्राइब करते थे। अब उस टाइम के सबसे बड़े पावरफुल मुगल रूलर थे औरंगजेब। ठीक है, और मैंने कहा था कि उन्हीं के बाद शायद ही कोई 1-2 मुगल रूलर आए होंगे, उसके बाद कोई पावरफुल था नहीं। वो अमंग्स द रिचेस्ट में आते हैं। ठीक है, वो पैसे वाले भी थे और वो पावरफुल भी कहलाते थे। तो जब औरंगजेब की डेथ नहीं हुई थी तब तक औरंगजेब ने इस चीज को मतलब है ना क्या कह सकते हैं, एग्री किया कि नहीं भाई हम आपको जमींदारी राइट्स भी देंगे, साथ ही में हम आपको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन भी देंगे। अब देखो आगे मैं पढ़ती जाऊंगी, साथ साथ में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, सो इसमें जैसा लिखा है कि देन द कंपनी हैड अक्वायर्ड जमींदारी राइट्स ओवर द 3 विलेजेस इंक्लूडिंग तानुती, गोविंदपुर एंड कालीकटा। और कालीकता को आज कैलकटा और कोलकाता से कहते हैं। ठीक है, दीज वर द 3 विलेजेस ऑफ बंगाल जिसके जमींदारी राइट्स लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स। ये तीनों जो विलेजेस है वो बंगाल के थे, और उन्होंने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री भी हुगली रिवर बंगाल में ही सेट की थी। ठीक है, तो इधर के 3 विलेजेस की वो जमींदारी राइट्स लेना चाहते थे। और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि जमींदारी राइट्स के साथ साथ आपको क्या है, एक मतलब मिलता है कि राइट टू कलेक्ट द टैक्स, मतलब आप कलेक्ट कर सकते हो, यू कैन कलेक्ट द टैक्स एज वेल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। Moving further, company had persuaded Aurangzeb to issue a farman. Now, farman is a royal order or verdict granting the company to trade duty free. अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग से ही they were like we want to play smart. उन्होंने रॉयल चार्टर भी एक्वायर किया था। ठीक है, उन्होंने वो क्वीन एलिजाबेथ 1 से जो है उस पर वो करवाया था कि भैया आप हमें रॉयल चार्टर दो कि ओनली वी विल ट्रेड विथ ईस्ट, मतलब हमारी इंडिया के साथ हम ही ट्रेड कर सकते हैं, कोई और कंपनी नहीं कर सकती। बट क्योंकि उस टाइम पे मतलब ये अर्ली 17th सेंचुरी में बहुत सारे मर्सेंटाइल कंपनीज थे, बहुत सारी इमर्जिंग कंपनीज थी, जिसमें हमने डच, पोर्चुगीज और फ्रेंच की बात करी, वो इतनी ज्यादा उस तादाद में थी कि हमें भी इंडिया के साथ ट्रेड करना है, हमें भी उधर के गुड्स जो है एक्सपोर्ट करने हैं। तो इसीलिए वो रॉयल चार्टर जो है इस पर्टिकुलर चीज को रोक नहीं पाई, मतलब और कंपनीज को इन्वेड करने से रोक नहीं पाई। बट यहाँ पे इन्होंने फिर भी जो है ना अपनी स्ट्रेटेजी ऑन रखी। इन्होंने क्या बोला औरंगजेब को कि भाई ये तुम हमें एक फरमान ग्रांट करो। ठीक है, फरमान क्या होता है, ये एक रॉयल वर्डिक्ट होता है कि भाई इस पर्टिकुलर परमिशन दो, इस चीज की जो हम आपको बोलेंगे इसकी एक परमिशन दो। तो ये उन्होंने उसके सामने प्रस्ताव रखा, ग्रांटिंग द कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब उस फरमान में क्या था कि हमें परमिशन दो कि हम ट्रेड कर रहे हैं पर ड्यूटी फ्री करेंगे हम ट्रेड। मतलब वो क्या करते थे, उनका काम क्या था कि वो जो गुड्स होते थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स जिसमें मैंने बात की, उन सबको वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो उस चीज के लिए वो परमिशन लेते हैं कि आप हमें ये काम करने के लिए ड्यूटी फ्री एक तो वो दो, क्लेम करो कि हम ये करेंगे लेकिन ड्यूटी फ्री करेंगे। ड्यूटी फ्री का मतलब क्या होता है, आज जब हमारे कंट्री से
बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, दूसरे कंट्री में जाके जो है उसे सेल किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे उनको जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है, उनको एक ड्यूटी का फी देना पड़ता है कि भाई इधर का जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाके अगर बिक रहा है तो इधर की कंपनी को और इधर पैसे देके जाने पड़ेंगे और बहुत सारे चार्जेस देके जाना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारी चीजें होती है। लेकिन उसमें ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस इतनी बात कह देती हूँ कि क्योंकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो है बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, इंडिया से कहाँ जाती थी, वो यूरोप जाती थी, तो इसके लिए ब्रिटिशर्स का ये पूरा पूरा हक तो बनता है ना कि वो इधर ड्यूटी तो दे, मतलब ड्यूटी फी तो दे कि भाई यहाँ का जो सामान है वहां जाके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो कुछ चार्ज देंगे कि नहीं देंगे। तो वो चीज उन्होंने क्या बोली औरंगजेब के सामने कि भाई आप हमें इस चीज का ना ड्यूटी फ्री लगा दो, कि हमें ना ये सारी जो ड्यूटी में इतने पैसे देने पड़ते हैं वो हम नहीं देंगे, हम एक्सपोर्ट फ्री में करेंगे। ये वो कहना चाहते थे कि हम भाई जो यहाँ से चीजें सामान खरीद रहे हैं, पहले ही वो इतने कम दाम में खरीदते थे और फिर साथ में वो चाहते थे कि वो प्रोसेस भी ड्यूटी फ्री हो। तो ब्रिटिशर्स की ये बात औरंगजेब ने मान ली थी, ठीक है। सो जब ये बात औरंगजेब ने मान ली थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि इस चीज का बहुत गलत फायदा उठाया था ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने क्या किया था वो मैं आपको आगे बताती हूँ, लेकिन मैं जो आगे आपको बताऊंगी उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए। हाउ वॉज द फरमान मिसयूज्ड बाय द कंपनी ऑफिशियल्स, जो मैं आपको बताने वाली हूं आगे। और इसी को ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि व्हाट हैड कॉज द इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस ये थोड़े से वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं। इन दोनों का आंसर मैं बताती हूँ। So the answer to this question is Aurangzeb granted concession to the company, but the company officials were using it for private trade and they refused to pay taxes. अब हुआ क्या कि औरंगजेब ने परमिशन तो दी कंपनी को कि भाई तुम ट्रेड करो और ड्यूटी फ्री ट्रेड करो, लेकिन हुआ क्या कि जब ये कंपनी के लोग ट्रेड तो कर रहे थे और उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा था, बट कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो साइड बाय साइड प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे। प्राइवेट ट्रेड क्या होता है, देखो जब कंपनी के ऑफिशियल्स और जो कंपनी के लोग थे वो चीजें जब परचेज करते थे तब वो कंपनी के नाम पे करते थे कि भाई हमें ये फरमान मिला है औरंगजेब से, इसे देख लो, हम जो है चीप प्राइस पे से सबसे पहले परचेज करेंगे और बेचेंगे क्योंकि हमें जो है परमिशन मिल गई है, तो आप हमसे पैसे मत लो, ठीक है, देख लो ये फरमान। अब वो लोग कभी कभी उसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर लेते थे इस्तेमाल कि भाई ठीक है कंपनी का तो देख लेंगे बट साथ साथ में अपना भी तो मुनाफा हो जाए। बिजनेस में काफी बार ऐसा होता है कि आप जब पूरे बिजनेस और पूरे कंपनी के लिए तो सोचते हो, बट साइड में आप देखो कि मेरा खुद का मुनाफा भी कैसे हो, क्योंकि लालच तो कभी खत्म होता नहीं है। तो ब्रिटिशर्स सोचते थे चलो हम घर वालों के लिए भी कुछ सामान ले जाएंगे, क्योंकि इंडिया के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उस टाइम पे, सब लोग इसीलिए तो इंडिया में आ रहे थे। आप खुद सोचो यूरोपियन कंट्रीज आज हम कैसे अपने आप को समझते हैं, वो हमसे बड़ी कंट्रीज है, तब आप ये चीज देखो कि उनके लिए हम कितने बड़े थे। दो हमारे पास कह सकते हैं बहुत से ऐसे फैक्टर्स थे, ऐसे बहुत से कारण थे जिसकी वजह से हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज थे। आवर कंट्री वाज फुल ऑफ रिसोर्सेज, इट वाज अ कंट्री रिच ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास क्योंकि डाइवर्सिटी थी, सो पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस एंड यू नो द लैंडमार्क्स, द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, ये हर चीज जो है एक तरीके से इसने एड ऑन की हमारे इस कंट्री को और ब्यूटीफुल बनाने में। हमारे पास क्या क्या नहीं प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया अपने खुद के प्राइवेट ट्रेड के लिए भी चीजें जो है खरीदनी शुरू कर दी कम पैसों पे, और बोला कि भाई हमारे पास ये फरमान है, चलो ड्यूटी फ्री करेंगे तो आप पैसे नहीं ले सकते, तो वो अपना भी मुनाफा करते गए। और यही चीज ना लोकल रूलर्स को बहुत खाती थी, उनको ये बहुत अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि औरंगजेब उस टाइम पे एक तरीके से कह लो पूरे पैन इंडिया पे रूल करते थे, तो औरंगजेब ने ही तो उनको परमिशन दी, तो इसका मतलब जो बाकी छोटे छोटे रीजनल लोकल रूलर्स हुए ना वो अंदर घुटते गए, क्योंकि उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे जब उनको टैक्स ही नहीं मिलेगा, टैक्स ही नहीं मिलेगा लोगों के द्वारा, और टैक्स के पैसे ही जनरेट नहीं हो गए, तो वो लोकल रूलर्स तो फिनिश हो गए ना। तो उनको इस चीज में बहुत गुस्सा आता था। तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, इन लोकल रूलर्स ने एक भी मौका नहीं छोड़ा, और जैसे मैंने कहा था सूबेदार, जमींदार, जो इंट्रोडक्शन में कहा था ना, याद कर लो फिर से इसको, जो कह सकते हैं इसको पीछे से रिवाइंड करके वीडियो को देख लो, कि मैंने कहा था कि ये जो जमींदार होते थे, सूबेदार होते थे, और ये जो रीजनल रूलर थे ना, जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई ये सारे उठ के आ गए और उन्होंने बोला कि भाई ये जो छोड़ो, ये पूरे पैन इंडिया पे जो इसने रूल किया ना औरंगजेब ने, उसे खत्म करो, अब हम अपने रीजनल किंगडम बिल्ड करेंगे।
बट क्योंकि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इसका गलत फायदा उठाया और जो है वो लोग अपना प्राइवेट ट्रेड करते रहे ड्यूटी फ्री, और वो बिल्कुल भी पैसे नहीं देते थे, इसकी वजह से क्या हुआ कि औरंगजेब के बाद जितने भी नवाब आए, क्योंकि औरंगजेब की तो डेथ हो गई थी, तो उसके बाद जितने भी नवाब आए उन्होंने क्या किया, बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव किया ब्रिटिशर्स के सामने, और उसी इवेंट्स के बाद हुआ बैटल ऑफ प्लासी। तो ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद